हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे काबुल में चीनी रेस्टोरेंट के सामने दोस्तों शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। चीनियों को बनाया गया बड़ा निशाना। दोस्तों बताएंगे किसने ये अटैक करवाया, किसकी है इसके पीछे सबसे बड़ी चाल। दोस्तों वहीं भारत खरीदने जा रहा है 114 राफेल फाइटर जेट, तो पाकिस्तान की उड़ी नींद। आनन फानन में चीन के शरण में पहुंच गए आसिम मुनीर। दोस्तों वहीं बताएंगे भारत अब बन सकता है यूएनएससी का अस्थायी सदस्य। जी जो भारत सालों साल से कह रहा, अब यूनाइटेड नेशन चीफ ने भी लगाई मुहर। अपने पर आई तो यूएनएससी में बदलाव की करने लगे। बहुत बड़ी बात दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र चीफ ने की बदलाव की बात। बताएंगे यूएनएससी को लेकर भारत की सदस्यता को लेकर क्या है ये खबर, तो वहीं बताएंगे कैसे अमेरिका का गाजा बोर्ड ऑफ पीस बना भानुमति का पिटारा। ट्रंप ने अब व्लादिमीर पुतिन को भी दिया गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता। दोस्तों सवाल यह है कि क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रशिया। सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे इस डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में भारत के एक नहीं बल्कि 2 मेंबर होंगे। लेकिन वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि गाजा बोर्ड ऑफ पीस वाकई में इसका वही मतलब है जिसके लिए इस बोर्ड को बनाया गया है, या फिर ये डोनाल्ड ट्रंप का नया धंधा है। दोस्तों इसके लिए 9,000 करोड़ लुटा कर ही मिलेगी मेंबरशिप। क्या पैसा कमाने का नया तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों लगे हाथों बताएंगे किसने कहा कि भारत को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसने मांग की भारत की मोदी सरकार से। वहीं आपको बताएंगे मोदी नहायान समिट में सबसे बड़ा फैसला, डिफेंस से स्पेस तक भारत यूएई रिश्तों को मिली नई रफ्तार। दोस्तों 3 घंटे 5 समझौते और 7 सबसे बड़े ऐलान। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की कार डिप्लोमेसी फिर एक बार बन गई ग्लोबल ट्रेंड। दोस्तों आपको एक से एक बेहतरीन खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत को बदनाम करने वालों की साजिशें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को एक चीनी रेस्टोरेंट के सामने शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। यह विस्फोट चीनी नागरिकों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाकर किया गया था, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। इस हमले के पीछे तालिबान के भीतर प्रतिद्वंदी गुटों का हाथ होने का आरोप है। रॉयटर्स ने अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया है कि इस विस्फोट में कई लोग मारे गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये विस्फोट सेंट्रल काबुल के भारी सुरक्षा वाले हिस्से में स्थित एक होटल के पास हुआ। वहीं इस धमाके को लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया है। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि काबुल के शाहरे नाव इलाके में हुए विस्फोट में कई लोग मारे गए और कुछ घायल भी हुए। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान ने कहा कि काबुल शहर के चौथे जिले शाहरे नाव में गुलफरोशी स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में भयानक धमाका हुआ। इस विस्फोट में कई लोग हताहत हुए। उल्लेखनीय है कि शाहरे नाव इलाका अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, जहाँ कई विदेशी मूल के नागरिक रहते हैं। इस इलाके में हमला होना तालिबान सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में साल 2025 में 2 बार आत्मघाती बम विस्फोट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले में चीनियों को टारगेट किया जा रहा था। दोस्तों हालांकि इसके पीछे और भी कई साजिशें हो सकती हैं, जिनका खुलासा होना बाकी है। वहीं आपको बता दें भारत जो है वो करीब 3,25,000 करोड़ रुपए की लागत से 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है, जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल है। भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत के डर से पाकिस्तान अब एक बार फिर चीन की शरण में पहुंचा है। भारत के राफेल खरीद के जवाब में पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स के लिए चीन J-10C फाइटर जेट को शामिल किया था। अब पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर अपनी वायुसेना में J-10C बेड़े को बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान 5 हेवी के J-35 स्टील्थ फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना अतिरिक्त 60 से 70 J-10C लड़ाकू विमानों का ऑर्डर देने की योजना को अंतिम रूप दे रही है। J-10C और J-35 को भारत के बढ़ते राफेल बेड़े का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। Defense.in की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का लक्ष्य 40 J-35 स्टील्थ फाइटर का बेड़ा तैयार करने का भी है। हालांकि
फाइटर जेट विमान अभी भी टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान भविष्य में अपने एयरफोर्स को मजबूत करने की दिशा में J-10CE और J-35 को अपने बेड़े में शामिल करना चाह रहा है, जो अगले 20 साल तक PAF को ताकत देगा। दोस्तों, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान प्रोजेक्ट एजम में बड़ा निवेश करने की प्लानिंग कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य JF-17 के एडवांस वर्जन को विकसित करना है, जिसमें बेहतर स्टील्थ एवियोनिक्स और प्रोपल्सन सिस्टम होंगे। दोस्तों, चीन की ओर भारी झुकाव के बावजूद पाकिस्तान अपने अमेरिकी निर्मित F-16 बेड़े पर निर्भर है, जो उसके एयर डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। इन विमानों को चालू रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में ही $686 मिलियन के रखरखाव पैकेज को मंजूरी दी। यानी कि दोस्तों, भारत के द्वारा 114 राफेल खरीदे जाने के बाद आनन फानन में फाइटर जेट्स को लेकर बड़ी डील के लिए चीन की शरण में पहुंचे आसिम मुनीर। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारत को लेकर कितना खौफ है पाकिस्तान के अंदर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां क्या भारत अब बन सकता है UNSC का अस्थायी सदस्य। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को एक बार फिर से सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोले तो UNSC में सुधार करने की पहल करने के लिए फिर से अपना समर्थन दिया है। उनके इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण और एक अति आवश्यक बताया गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का ये कदम भारत के लिए क्या महत्व रखता है, ये जानना बहुत जरूरी है। बता दें, वर्तमान में भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में अपनी अस्थायी भागीदारी चाहता रहा है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यहाँ तक कह चुके हैं कि भारत अपने इस लक्ष्य को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट को आप सामने देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, जो हम हिंदी में आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार करना न सिर्फ महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अनिवार्य है। जो लोग आज इन विशेषाधिकारों से चिपके रहने की कोशिश करते हैं, उन्हें कल इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हम सभी को बदलाव करने के लिए पर्याप्त रूप से साहसी होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया इंतजार नहीं कर रही है, हमें भी नहीं करना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने साल 2024 में संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत को इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि उसके पास समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाने वाली एक रिफॉर्म्ड और एक्सपेंडेड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य बनने के लिए सभी योग्यताएं हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और UN के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने पहले भी भारत को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बता चुके हैं। अब पूरे चांसेस है दोस्तों कि अपना भारत भी UNSC में परमानेंट मेंबरशिप, परमानेंट सीट प्राप्त कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अपने भारत की लगातार ताकत, दोस्तों लगातार भारत की शान, भारत की साख बढ़ती जा रही है। और आज दुनिया में कोई एक ऐसा देश नहीं होगा जो भारत को नहीं जानता होगा या भारत की बातें नहीं सुनता होगा। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहाँ पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शामिल करने के लिए न्योता भेज दिया है। दोस्तों, यानी इनविटेशन भेज दिया है। इसकी पुष्टि क्रेमलिन ने की है। हालांकि रशिया ने अभी तक ये नहीं बताया है कि क्या पुतिन अमेरिकी नेतृत्व वाले इस बोर्ड में शामिल होंगे या नहीं होंगे। क्रेमलिन ने कहा है कि वो अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और इस बारे में वॉशिंगटन से बातचीत की उम्मीद करता है। इससे पहले ट्रंप ने भारत, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की समेत कई देशों को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सवाल के जवाब में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन को कूटनीतिक माध्यमों से इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऑफर मिला है। हम अभी इस प्रस्ताव का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी विषयों पर स्पष्टता के लिए अमेरिकी पक्ष से संपर्क करने की उम्मीद करते हैं। ऐसा कहा यह जा रहा है कि यह परिषद शांति योजना के दूसरे चरण के दौरान काम करना शुरू कर देगी। पहला चरण संपन्न हो चुका है, जिसके लिए अक्टूबर 2025 में इजराइल और हमास के बीच मिस्र, कतर, अमेरिका और तुर्की ने मध्यस्थता की थी। यूक्रेन पर हमले के बाद से रशिया को पश्चिम देशों ने डिप्लोमेटिक तौर पर काफी हद तक अलग थलग कर दिया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस में अधिकतर उन देशों को शामिल किया है जिनके संबंध इजराइल के साथ अच्छे नहीं है। इजराइल ने भी ट्रंप के इस प्रस्ताव का विरोध किया है। ट्रंप ने इसमें तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान को न्योता दिया है। ये तीनों देश इजराइल का खुलेआम विरोध और हमास का समर्थन करते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने रशिया को भी आमंत्रित कर दिया है। ऐसे में इसमें परस्पर विरोधी विचारधारा वाले देश शामिल होने से ये भानुमति का पिटारा बन चुका है। दोस्तों, वहीं बता दें, इसको लेकर खुलासा ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस गाजा पीस बोर्ड में भारत के एक नहीं बल्कि 2 मेंबर होंगे। कैसे और क्यों, बता दें। गाजा पीस बोर्ड में अमेरिका के बाद भारत मुल्क के सबसे ज्यादा 2 सदस्य होंगे। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अजय बंगा इसके मेंबर बन चुके हैं। बंगा भारतीय मूल के हैं। अमेरिका के अधीन नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि रूस, चीन जैसे देशों को इसमें शामिल होने का न्योता भेजा गया है। लेकिन वहीं दूसरा सबसे बड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सवाल ये है कि गाजा बोर्ड ऑफ पीस या ट्रंप का नया धंधा। आपको बता दें,
सबसे पहले आपको बता दें आखिरकार ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या। जिनको नहीं पता बता दे, बोर्ड ऑफ पीस गाजा में युद्ध विराम और आगे की व्यवस्था चलाने के लिए बनाया गया एक बोर्ड है। हालांकि आशंका ये जताई जा रही है कि इसे एक नई अंतरराष्ट्रीय संस्था और ट्रांजिशनल गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में स्थापित करने की योजना है। ट्रंप ने अपने नियंत्रण में जो लिखा है वो इस बोर्ड को सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रखता है। इसमें लिखा गया है कि ये वैश्विक विवादों को सुलझाने के लिए नया और साहसिक तरीका है जो मौजूदा संस्थाओं से अलग राह दिखाता है। दोस्तों, इस पहल की सबसे विवादित बात इसकी सदस्यता व्यवस्था है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पहला है कि अरब डॉलर का योगदान देने वाले देशों को अस्थायी सदस्यता मिल सकती है। दूसरा ये कि 3 साल की अस्थायी सदस्यता बिना किसी वित्तीय योगदान के दी जा सकती है। ये मॉडल संयुक्त राष्ट्र से बिल्कुल अलग है, जहां अस्थायी सदस्यता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के पावर स्ट्रक्चर पर आधारित है। ऐसे में इसे लेकर आलोचनाएं हो रही हैं कि इससे वैश्विक शासन व्यवस्था सिर्फ पैसे पर आधारित हो जाएगी। हालांकि ट्रंप के समर्थक इसे प्रभावी और तेज निर्णय लेने का जरिया मानते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत, पाकिस्तान, इटली, तुर्की जैसे 60 देशों के नेताओं को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। रिपोर्ट्स बताती है कि ये न्योता फ्री का नहीं है। अगर इसकी परमानेंट मेंबरशिप लेनी है तो 9,000 करोड़ चुकाने होंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में गाजा बोर्ड ऑफ पीस वही काम करेगा जिसके लिए इसको बनाया जा रहा है, या फिर ये ट्रंप का नया धंधा है? आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें, भारत को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का प्रस्ताव नहीं स्वीकार करना चाहिए। इस विपक्षी दल ने सरकार से की मांग दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बोले तो मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ने ट्रंप प्रशासन के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस को औपनिवेशिक सोच का हिस्सा बताते हुए भारत को इससे दूर रहने की अपील की है। पार्टी ने कहा है कि यह बोर्ड फलस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार को कुचलने और अमेरिका के नेतृत्व में नई औपनिवेशिक व्यवस्था बनाने की कोशिश है। पार्टी की केंद्रीय समिति ने कहा है कि शर्म अल शेख समझौते के तहत जिस बोर्ड ऑफ पीस पर सहमति बनी थी वो अब अपने मूल उद्देश्य से पूरे तरीके से भटक चुका है। अब इसे संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें सारी शक्ति अमेरिका के हाथों में केंद्रित होंगी। वेनेजुएला के खिलाफ हालिया अमेरिकी कार्रवाई इस बात का सबूत है कि इस तरह की व्यवस्था से क्या खतरा है। अब ऐसे में दोस्तों, इस पार्टी ने भारत से अपील की है कि वो अपनी उपनिवेशवाद विरोधी विरासत और ग्लोबल साउथ के साथ एकजुटता को बनाए रखे। भारत को इस अमेरिका केंद्रित नई औपनिवेशिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर फिर हुई झड़प। गोलीबारी के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन से किया तगड़ा हमला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर गरजी तोपें, कंधार में बाढ़ लगाने को लेकर भीषण संघर्ष की बड़ी खबर। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध एक बार फिर हिंसक झड़प में बदल चुका है। सोमवार दोपहर को अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में डूरंड लाइन पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण गोलीबारी हुई। ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सेना ने विवादित सीमा क्षेत्र में जबरन बाढ़ लगाने की कोशिश की, जिसका अफगान बलों ने कड़ा विरोध किया। सूत्रों के मुताबिक दोनों ओर से न केवल हल्के हथियारों से फायरिंग हुई बल्कि भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। दोस्तों, ये ताजा झड़प कंधार प्रांत के मारूफ जिले में हुई। टोलो न्यूज को स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर को मारूफ जिले के अपन और गारी गांवों के पास पाकिस्तानी सैनिक सीमा पर बाढ़ लगाने और उसका विस्तार करने के लिए आगे बढ़े। अफगानिस्तान की ओर से तैनात बलों ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना और अब पाकिस्तानी सैनिकों को काम रोकने की चेतावनी दी। जब पाकिस्तानी पक्ष ने काम रोकने से इनकार किया तो अफगान बलों ने शारीरिक रूप से उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। देखते ही देखते जुबानी बहस ने सशस्त्र संघर्ष का रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद बढ़ने पर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। शुरुआत में हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जल्द ही मोर्टार और अन्य भारी हथियारों से भी गोले दागे जाने लगे। हालांकि कैजुअलिटी को लेकर अभी तक कोई खबर नहीं है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ अफगानियों के लिए संकट मोचक बना अपना भारत। दोस्तों, जी हाँ, भारत ने कैंसर मरीजों की मदद के लिए अफगानिस्तान को 18 तरह की कैंसर रोधी दवाओं वाली मानवीय सहायता दे दी है। तालिबान खुश तो पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका। भारत ने बता दें, इस सहायता में 776 कार्टन दवाएं शामिल है, जिनका कुल वजन 7,586 किलोग्राम है। तालिबान सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि तकनीकी और कंट्रोल प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ये दवाएं संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों में बांटी जाएंगी। भारत ने ये दवाएं अफगानिस्तान को सद्भावना के तहत भेजे हैं। इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, जो अब तक अफगानिस्तान के लिए दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक था। दोस्तों, पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत अफगानिस्तान के लिए दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। अफगानिस्तान वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से भारत से दवाओं का आयात कर रहा है। हालांकि भारत पहले से ही मानवीय सहायता के तहत जीवन रक्षक दवाएं, टीके और चिकित्सा उपकरण अफगानिस्तान को भेज रहा है। इससे अफगानिस्तान के बाजार में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। भारत ने हाल ही में कैंसर की दवाएं, एंटीवायरल टीके और
सिटी स्कैनर जैसी बड़ी खेपें भेजी हैं। यानी कि एक तरफ बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे को मारने को उतारू हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर भारत लगातार अफगानिस्तान में अपने पैर जमा रहा है दोस्तों, जो कि भारतीयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और पाकिस्तान को तगड़ा झटका साथ ही साथ बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी की कार डिप्लोमेसी बनी ग्लोबल ट्रेंड। रशिया ब्रिटेन के बाद यूएई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दिखी केमिस्ट्री दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले साल चीन में आयोजित हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। उस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक कार में सफर करने का जो तरीका अपनाया गया वो अब अन्य विश्व नेताओं में पॉपुलर हो गया और कार डिप्लोमेसी का नया ट्रेंड बन गया है। इस अनौपचारिक लेकिन प्रभावशाली डिप्लोमेटिक स्टाइल ने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को और अधिक व्यक्तिगत और दोस्ताना बनाने में मदद की है। सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की दिल्ली में हुई संक्षिप्त यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने एयरपोर्ट पर उनका व्यक्तिगत स्वागत किया और उन्हें कार में साथ लेकर निकले। ये दर्शाता है कि भारत और यूएई के बीच बढ़ती घनिष्ठता में नया अध्याय जुड़ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से लेकर जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज तक प्रधानमंत्री मोदी की कार पूल डिप्लोमेसी ने कई बार ध्यान आकर्षित किया है। मुंबई में हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान भी मोदी स्टारमर के बीच कार साझा करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई, जिसमें मोदी ने लिखा कि भारत यू के दोस्ती बेहद उत्साह और गति के साथ आगे बढ़ रही है। बात करते हैं यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की भारत यात्रा को लेकर दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी, अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई अहम दस्तावेजों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भारत यूएई शिखर सम्मेलन को छोटा लेकिन बेहद ठोस दौरा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच प्रतिबंधित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी के लिए फ्रेमवर्क समझौते पर काम करने के लिए आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। अंतरिक्ष क्षेत्र में 2 लॉन्च सुविधा और सैटेलाइट निर्माण के लिए भी समझौता हुआ है। इसके अलावा यूएई अब भारत को हर साल जो है वो 0.5 मिलियन मैट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति करेगा, जिससे वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है। गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के विकास में भी यूएई भागीदारी करेगा। दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने पर भी जोर दिया है। दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें अगली बेहतरीन खबर, अब जेलेंस्की भी कर सकते हैं भारत का दौरा। यूक्रेनी राजदूत ने कहा इंडिया में दुनिया को शांति की दिशा दिखाने की है क्षमता। जी हां, दिल्ली यूक्रेन युद्ध के बीच लंबे समय से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के भारत दौरे को लेकर चर्चा हो रही है। 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे के बाद से जेलेंस्की को लेकर यह चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। इस बीच भारत में यूक्रेनी राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक ने IANS को बताया है कि जेलेंस्की भारत आएंगे तो वो रशिया के साथ युद्ध में यूक्रेन का रुख आसानी से समझा पाएंगे। मौजूदा भू राजनीतिक हालात में भारत की भूमिका को लेकर यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक ने कहा कि भारत एक बढ़ती हुई ताकत है। बेशक मौजूदा हालात में भारत के लिए तटस्थता बनाए रखना मुश्किल है, यानी न्यूट्रल रहना मुश्किल है। हमारी समझ के हिसाब से आपको सिर्फ आम ट्रेंड्स को फॉलो करने में ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक एजेंडा बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। हमें असल में भारत की आवश्यकता है, जिसने हमेशा दुनिया में शांति को बढ़ावा देने की अपनी काबिलियत दिखाई है। यूक्रेनी राजदूत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मेरे राष्ट्रपति को भारत दौरे के दौरान भारत को यह समझाने का मौका मिलेगा कि इस युद्ध में यूक्रेन का क्या रुख है। यूक्रेनी राष्ट्रपति अब तक भारत दौरे पर क्यों नहीं आए हैं, इसे लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से पूछना बेहतर होगा। हमारे पास 2024 से पेंडिंग इन्विटेशन है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें पाकिस्तान के बाद अब मिस्र और सोमालिया से सैन्य गठबंधन करेगा सऊदी अरबिया। आखिरकार प्रिंस सलमान चाहता क्या है बता दें। सऊदी अरब अपने पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात के प्रभाव को कम करने के लिए सोमालिया और मिस्र के साथ एक नया सैन्य गठबंधन बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद जल्द ही सऊदी अरब की यात्रा करने वाले हैं ताकि समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। इस गठबंधन का मकसद लाल सागर की सुरक्षा के साथ ही सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। सऊदी अरब ने
हाल ही में ही पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता किया था। यह खबर तब सामने आई है जब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। सऊदी और यूएई के संबंध बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। जब सऊदी अरब ने यूएई को यमन से अपने सैनिक हटाने का आदेश दिया, इसका मकसद यमन में अलगाववादियों को यूएई के समर्थन को खत्म करना था। इस हफ्ते सोमालिया ने भी यूएई के साथ सुरक्षा और बंदरगाह समझौते को रद्द कर दिया। वहीं सऊदी अरबिया ने सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता के लिए समर्थन व्यक्त किया है और कई मुस्लिम बहुल देशों के साथ मिलकर इजराइल के सोमालीलैंड को मान्यता देने और उस क्षेत्र की राजकीय यात्रा की निंदा की है। दोस्तों, इस बीच मिस्र और सऊदी अरबिया के बीच हाल ही में रिश्ते मजबूत हुए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति के एक करीबी सूत्र के मुताबिक काहिरा ने ही यमन में अमीराती ऑपरेशंस की इंटेलिजेंस सऊदी अधिकारियों को दी थी। सूत्र ने बताया कि सऊदी समर्थन को बहाल करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए मिस्र ने यूएई को कुर्बान कर दिया। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, शिंदे सेना ने मांग लिया बीएमसी मेयर पद, क्या बीजेपी से बन पाएगी बात? बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शिव सैनिकों की भावना है कि बाला साहेब ठाकरे के जन्म शती वर्ष में शिवसेना का मेयर बनना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पिछले हफ्ते घोषित हुए बीएमसी चुनाव नतीजों में बीजेपी और शिवसेना के महायुति गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है, जिसमें बीजेपी ने 89 और शिवसेना ने 29 सीटें जीती हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई और ठाणे सहित उन सभी नगर निगमों में महायुति का ही मेयर बनेगा जहां गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, बोले तो यूबीटी के साथ किसी भी नए राजनीतिक समीकरण की खबरों को खारिज कर दिया है। शिंदे का कहना है कि मुंबई की जनता ने गठबंधन पर भरोसा जताया है और उसी जनादेश का सम्मान किया जाएगा। मौजूदा वक्त में शिवसेना के 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को एक होटल में रखा गया है, जिसे पार्टी ने केवल एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप बताया है। दोस्तों, वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।